और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। बजट आ चुका है और बजट में किसके लिए आखिर क्या निकला है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। पार्थसारथी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी निरंजन टकले जी भी हैं। पार्थसारथी जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि जिस तरह से औद्योगिक विकास की बात यहां पर कही गई है, उसके रेट को बढ़ाने के लिए भी कुछ योजनाएं बनाई गई है। आपको लगता है सीधे तौर पर ये अब इंटरकनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है? जिस तरह से रूरल इलाकों को फोकस किया गया है और औद्योगिक विकास की भी बात की गई है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है और दोनों को जोड़ने का भी प्रयास है। अब देखिए, ऑटोमोबाइल जो है, और अभी ऑटोमोबाइल का जरूरत गांव में भी है, जो लोग अभी उधर भी काम कर रहे हैं, तो उसका आप देखेंगे एक्साइज ड्यूटी जो गाड़ी का प्राइस कम करने के लिए कोशिश किया। और सिटी में वो जो नया मॉडल हाइब्रिड मॉडल जो उसका भी बोला एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल दिस कम करने को बोला है। तो आप देखेंगे जो ऑटोमोबाइल का ऊपर ध्यान दिया सो दैट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोग्रेस। उसका बीच में बिकॉज ऑफ पेट्रोल प्राइस इट वेंट डाउन, द सेल वाज रिड्यूस्ड। और इंफ्रास्ट्रक्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आप देखेंगे जो इंपोर्ट ड्यूटी फॉर क्रूड ऑयल, उसका कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो बाद में उसका प्रोडक्ट उसका भी कम कर दिया। और आप देखेंगे जो सीमेंट का भी एक्साइज ड्यूटी जो मतलब जिधर कर सकता है उधर किया है। द गवर्नमेंट हैज फोकस्ड इन दैट डायरेक्शन एंड आई फील दिस इज द ओनली बेस्ट वे ही कुड डू। जी, मैं आपसे एक सवाल इस बारे में करना चाहूँगा। आप भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में जानकारी रखते हैं। मैं आपकी ये पूछना चाहूँगा कि अभी इंटरनेशनल सिचुएशन में जो पूरा सिनेरियो बना हुआ है कि इंडियन बास्केट में जो क्रूड ऑयल आता है, तो दैट क्रूड ऑयल आज की उसकी कीमतें $120 के ऊपर पहुंच चुकी है। अगर ये क्राइसिस बना रहा, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने शुरुआत में ही कहा था कि वी हैव टू कंसिडर द इंटरनेशनल सिचुएशंस आल्सो, तो ऐसी हालत अगर बनी रहती है तो क्या यहाँ की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और यहाँ की फ्यूल प्राइसेस इतनी सक्षम होंगी उसको कंट्रोल? नहीं, उसका डिफिकल्ट है। अभी मैं जो डेटा जो अभी 1000 करोड़ जो ऑल दिस ऑयल मार्केटिंग कंपनी को वो सब्सिडी चल रहा है, तो अभी देखेंगे अभी वो $80 पर बैरल उसका ऊपर बेस करके अभी सब्सिडी चल रहा है। अभी जो स्टेटस है इसमें एक ब्रेक इवन पॉइंट में आ गया। अभी इसके बाद 120 हो जाएगा, वो तो इधर से मैनेज करना पड़ेगा। सो अभी जो मिडल ईस्ट एरिया, दैट एरिया जो लीबिया में जो क्राइसिस चल रहा है, ज़्यादा दिन इसका सबसाइड कर गया थोड़ा, अभी वो सबसाइड कर जाएगा, एक स्टेबल स्टेज में आ जाएगा। सो गवर्नमेंट वो फोरकास्ट करके ही किया है। तो अभी ऐसा सिचुएशन नहीं आना, मतलब मेरे जो लग रहा है वह सिचुएशन ऑलरेडी हैज कम प्राइस वाइज एंड फर्दर आगे नहीं जाएगा। तो इससे खराब हालत अभी वो तो इमीडिएट डिफिकल्ट, बट जो एक्स्ट्रापोलेट करके जो दो जगह में इजिप्ट और लीबिया में जो हुआ, बाकी जगह में वो आगे जाएगा नहीं, ऐसा सोच के किया है। और इससे बदतर अगर हालात होते हैं, इससे खराब अगर हालात होते हैं, तो उसका असर जरूर इंडियन इकोनॉमी पर हमको देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पर प्रभाव पड़ना मतलब पूरी की पूरी हमारी व्यवस्था पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ना देखा जा सकता है। विदेशी निवेश के लिए सीधे तौर पर आह्वान करते दिखाई दिए हैं वित्त मंत्री, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इनका सीधे सीधे यहां स्वागत होगा, कुछ ऐसे बॉन्ड्स की बात इन्होंने साफ तौर पर कही है। इन्हें लगता है ये विदेशी निवेश की बात जो कर रहे थे वित्त मंत्री यहां पर, और बॉन्ड्स में निवेश करने के बाद जिन जिन सेक्टर्स की बात कही गई है, ये सीधे फायदेमंद होगा? भले ही कई बार विपक्ष आरोप लगाता रहा कि ये बहुत ज्यादा एहतियाती कदम नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स और फंड रेजिंग ये तो गवर्नमेंट के ऑप्शंस है फंड रेज करने के लिए। जैसे मैंने कहा था कि भारत की जनसंख्या, ये पहले लोग कहते थे कि भारत का सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन भारत की जनसंख्या ही भारत की हर समस्या का उत्तर है। और ये ऐसे मेजर्स और स्टेप्स जो गवर्नमेंट लेती है, उससे ही ये साबित हो सकता है कि इस तरह के अगर बोल्ड इनिशिएटिव्स लेंगे तो उसका असर मिलेगा। इसलिए मैं जो शुरुआत में ही कह रहा था कि ये सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये बजट आया है। ये सिर्फ अपीजमेंट वाला बजट नहीं है, ये फिस्कल कंसोलिडेशन और डिसिप्लिन लाने वाला भी बजट है। बिल्कुल।
और ये एक ऐसा बजट सामने निकल कर आया है जिसमें हर क्षेत्र को खंगालने की कोशिश की गई है, उसमें बेहतरी किस तरह से हो सकती है। ग्रामीण इलाकों पर बहुत सी बात हो गई है, उद्योग जगत से बात हो गई है, हेल्थ से, शिक्षा से भी बात हो चुकी है। किस तरह से भ्रष्टाचार को बहुत शुरुआत में एक बड़ा रोड़ा बताया है वित्त मंत्री ने, आपको लगता है कि उसके लिए भी कोई नया रास्ता निकालने की कोशिश होगी? उन्होंने कहा है कि काला धन लाया जाएगा, 5 सूत्री अभियान उसके लिए चलाए जाएंगे। किस तरह से, और ये दूरगामी रणनीति नजर आती है सरकार की? जी बिल्कुल सही बात है, ये 5 पॉइंट एजेंडा है और बेसिकली बात फिर से यही है कि जिस तरह से हमने कहा कि बेनिफिशियरी ढूंढना है, उसी तरह से इसमें वो आदमी ढूंढना है जो भ्रष्टाचार करता है, या वो लूपहोल्स ढूंढने हैं जिसकी वजह से भ्रष्टाचार हो सकता है। तो पहले अभी ये जो 5 पॉइंट एजेंडा डिक्लेयर किया है, 5 सूत्री योजना जो जाहिर किया है, उसके 2 सूत्र तो वही है कि वो आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन से लूप होल्स है, जो इंस्टीट्यूशंस फॉर्म हो की जाएगी वो ढूंढेंगी, और जो मेजर्स इसके बारे में लिए जा रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, तो उससे ये डिसाइड होगा कि कौन से ऐसे लूप होल्स है जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचार हो रहा है। अब वो होने के बाद वो होल्स पहले प्लग किए जाएंगे और फिर पता चलेगा कि इसका फायदा कौन उठा रहा था। तो ये वाकई में बेहतरीन प्रोग्राम है। फिर से एक बार बात फिर वहां आती है कि विशेषतः ऐसी योजनाओं में जहां पर भ्रष्टाचार पर काबू पाना हो या पीडीएस जैसा हो, जहां ब्यूरोक्रेसी को धक्का पहुंच सकता है, वहां पर इसका अमल किस तरह से हो पाएगा, ये इस पर काबू रखना फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी होगी। और इस बात का जिक्र करते भी नजर आया, हल्का सा टच भी उन्होंने इस क्षेत्र को किया था कि ब्यूरोक्रेसी शब्द का बीच में इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अब उन पर नकेल कसने की भी कोशिश हो सकती है। पार्थसारथी साहब, जिस तरह से ये पूरी योजना तैयार हो रही है, अब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वक्त लगेगा अगर इतना लंबा प्लानिंग किया जाता है? तो क्या इसके कोई और शॉर्टकट नहीं हो सकते? क्योंकि विदेशों में ऐसी कुछ व्यवस्था है कि विदेशों से अपना पैसा अपने देशों में वापस बुला लिया जाए। नहीं, वो तो जो OECD मेंबर कंट्री का साथ जो ये हुआ है, ट्रीटी हुआ है, वन हैज टू गो थ्रू प्रॉपर चैनल, और उसका भी कंसेंट होना चाहिए। जिधर पैसा है उसका भी कुछ जो मेंबर कंट्रीज जो है वो एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व, सब मिले, सो शॉर्टकट उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। ये एक इंटरनेशनल रूल है जिसका अंदर हम लोग कंप्लाई करना ही पड़ेगा, यानी सब्र करना ही होगा। निरंजन जी, आपको लगता है कि अब कम से कम वो समझ में आने लगा है गवर्नमेंट को, जिसके लिए बहुत चीख पुकार आवाम कर रही थी, और अब एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं कि लीकेज बंद किया जाए? भ्रष्टाचार के भी मसले पर कुछ ऐसा ही करने की कोशिश है? जी बिल्कुल, देखिए यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस अगेंस्ट ब्लैक मनी एंड करप्शन, ये वो रेजोल्यूशन है। अब वो रेजोल्यूशन को अभी तक 114 देश कंट्रीज ये उसके ऊपर सिग्नेचर कर चुके हैं, क्योंकि वहां पर उस तरह के कानून थे। भारत ने अगर यूनाइटेड नेशंस के उस रेजोल्यूशन पर सिग्नेचर करनी है तो उसके लिए लगने वाले कानूनी बदलाव जो है वो यहाँ पर पहले आना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो सिर्फ उस पर सिग्नेचर करके बैठेंगे और उसका अमल करने के लिए यहाँ कानून ही नहीं होंगे तो वो बहुत हैंडीकैप सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इसलिए वैसे कानून यहाँ पर बनना बहुत जरूरी है। और आज वित्त मंत्री ने जो बात सदन में कही है, संसद में कही है, उससे तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अब ये कड़े रुख इसके बारे में अपनाए जाएंगे, कानून भी बनेंगे इसके जरिए, और यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन अगेंस्ट करप्शन एंड ब्लैक मनी पर भी भारत हस्ताक्षर करेगा।